हाय, आई एम श्वेता। आज मैं आपसे चेक्स के ऊपर बात करूंगी। चेक रिलेटेड जो डिसऑनर है, जिसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत कम लोगों को है। हमारे चेक बाउंसिंग के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, परसेंटेज अगर आप देखें तो ये डबल हो चुकी है। लेकिन इसकी जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं वो हमें नहीं मालूम होती, जिसकी वजह से हमारा केस डिसमिस हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको जो इसकी लीगल टेक्निकलिटीज हैं, क्या इसकी लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं, कहाँ पे आप इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और किन किन टाइमलाइंस का आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर बात करें। तो मैं आपको इसकी लीगल रेमेडीज के ऊपर आगे जानकारी देती हूँ। को डिमांड नोटिस को फाइल करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, व्हाट इज अ चेक? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर। स्पेसिफाइड बैंकर यानी कि आपका जो बैंकर है, जो बैंक का नाम है, उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। And it should not be expressed to be payable otherwise than on demand. डेफिनेशन में समझाने की बजाय मैं आपको इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली अ चेक इज। चेक में क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले, अनकंडीशनल ऑर्डर। चेक के अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफाइड बैंकर, मैंने आपको बताया कि जो बैंकर है उसका नाम उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। पेमेंट ऑल्सो टू बी डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। इट शुड बी पेबल ऑन डिमांड। इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। ड्रॉर है, उसके सिग्नेचर भी उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊंगी बाउंसिंग ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ चेक। चेक तो हम सब लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है। हम सब लोग डेली अपनी लाइफ में चेक इशू करते हैं। आजकल आप देखिए, आपको बच्चों की स्कूल में एडमिशन भी करानी हो तो इंस्टीट्यूट में भी आपको कई बार पेमेंट चेक के थ्रू मांगी जाती है। एट मेनी प्लेसेस आप कहीं लोन अप्लाई करते हैं, कुछ भी या और फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो वहां पे भी आपको चेक इशू करना पड़ता है। अब मान लीजिए चेक आपका जो है वो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया। उन कंडीशंस में आप क्या करेंगे और बाउंसिंग या डिसऑनर कब कब हो सकता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। एक चेक को हम तब डिसऑनर मानेंगे व्हेन आप उसको प्रेजेंट करते हो किसी भी बैंक में, लेकिन इट इज नॉट पेड फॉर सम रीजन और द अदर। आपने जितनी अमाउंट के लिए बैंक में चेक को डाला, उतनी अमाउंट आपको बैंक पे नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से, देन इट कैन बी सेड दैट द चेक हैज बाउंस्ड और इट हैज डिसऑनर्ड। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एक चेक के बाउंस या डिसऑनर होने के, अब हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है जनरली कि सिग्नेचर मैच ना कर रहा हो। अगर आपने कोई चेक इशू किया है और बैंकर को आपके लगता है कि जो सिग्नेचर हैं वो जेन्युइन पर्सन के नहीं हैं या फॉर्ज किए गए हैं या कॉपी किए गए हैं, उन केसेस में जो बैंकर है वो चेक को ऑनर करने से मना कर सकता है, क्योंकि उसको अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता और जो प्रिकॉशंस हैं वो बैंक को लेने होते हैं। तो जहां पे भी बैंक को लगता है कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, वो चेक को ऑनर नहीं करते। अगर चेक में आपने ओवर राइटिंग कर दी है, उस कंडीशन में भी आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। आजकल जो चेक को प्रेजेंट करने का टाइम रखा गया है वो 3 महीने है। 3 महीने के बाद अगर आप डेट ऑफ इशुएंस से चेक को प्रेजेंट करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और अगर आप किसी एक्सपायर्ड चेक को बैंक में लगाएंगे तो वो उसको ऑनर नहीं करेंगे और वो डिसऑनर माना जाएगा। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। पहले कभी टाइम 6 महीने हुआ करता था, आज के वक्त में टाइम 3 महीने चल रहा है। जिस डेट को चेक इशू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको बैंक में प्रेजेंट करना होता है, अदरवाइज बैंक उसको डिसऑनर कर देगा।
अकाउंट क्लोज, अगर जो इशू करने वाला है वो उसका अकाउंट ही अपना बंद करवा लेता है, तो अगर आप चेक लगाएंगे भी तो भी वो उसको डिसऑनर करेगा, बैंक उसको ऑनर नहीं कर सकता। अगर चेक आपका है 5,000 का, लेकिन जिसके अकाउंट में आप उसको लगा रहे हैं उसके पास बैलेंस ही 3,000 का है, तब भी बैंक उसको डिसऑनर करता है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि जी चलो चेक 5,000 का था, 3,000 तो उसके अकाउंट में थे, 3,000 तो आपको दे देता बैंक, ये आप नहीं कह सकते। जितना अमाउंट चेक पे लिखा गया है आपको पैसे उतनी अमाउंट के ही मिलेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप चेक लगाते हैं लेकिन जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि आपने उसको पेमेंट नहीं करनी है, तब भी आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो सकता है। अगर जो अकाउंट में बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है, प्रॉपर नहीं है, तब भी आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो सकता है। या अगर कोई डिस्पैरिटी पाई जाए वर्ड्स में और फिगर्स में, तब भी चेक को डिसऑनर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं 5,000 दैट, जो कि 5,000 है, लेकिन आप जब अमाउंट उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तब आप लिख रहे हैं ₹5,001 या 5,901 या 5,999। सो देयर इज अ डिस्पैरिटी ना, जो आप फिगर्स में लिख रहे हैं और वर्ड्स में लिख रहे हैं वो मैच नहीं करता। उन केसेस में भी बैंक आपके चेक को ऑनर नहीं होने देगा और वो डिसऑनर माना जाएगा। अगर कोई कंपनी चेक को इशू करती है लेकिन उस पर कंपनी की सील नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो चेक को डिसऑनर माना जाएगा। तो कभी भी अगर आप किसी कंपनी से चेक लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान दें कि उस पर कंपनी की सील जरूर लगी हो। अगर अकाउंट नंबर में भी मिसमैच है देन ऑल्सो चेक इज डिसऑनर्ड। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, अगर ज्वाइंट है अकाउंट, तो उस पर दोनों अकाउंट होल्डर्स के साइन होना जरूरी है। इट कांट बी कि एक ही बंदा साइन कर दे और आप ज्वाइंट होल्डर अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लें, इट कांट हैपन। अगर जो कस्टमर है ही हैज डाइड एंड ही इज नो मोर, तब भी उसका दिया हुआ चेक जो है आप उसको ऑनर नहीं करवा सकते। अगर जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तब भी आप उसके चेक को लगाकर नहीं कर सकते, बिकॉज द बैंक हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन इंसॉल्वेंट। अगर जो कस्टमर आपका है जी जो इंसेन डिक्लेयर कर गया है, इंसेन मतलब दिमागी तौर से बीमार, तब भी अगर आप उसके साइन पे चेक को लगाएंगे और बैंक को ये पता है दैट द कस्टमर इज इंसेन, तो वो चेक को ऑनर नहीं करेंगे। अगर चेक की जेन्युइननेस पे डाउट है तब भी बैंक उसको ऑनर करने से मना कर सकता है। अगर आप उसको गलत ब्रांच में प्रेजेंट करेंगे और वो मेंट किसी और ब्रांच के लिए होगा, तब भी उसको डिसऑनर कर दिया जाएगा। अगर आप चेक लगा रहे हैं लेकिन उसकी क्रॉसिंग लिमिट जो है वो ओवरड्राफ्ट है, तब भी चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चेक बाउंसिंग जो है वो इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इट इज नॉट एट ऑल अ सिविल ऑफेंस एंड इट हैज बीन कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी इट हैज बीन कंसिडर्ड सो। अब मैं आपको बताऊंगी चेक बाउंसिंग केस में आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सबसे पहले अगर आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो आपको एक डिमांड नोटिस, जिसको कि हम लीगल नोटिस भी कहते हैं, वो फाइल करना होता है। लीगल नोटिस आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसमें एक एक्सपर्ट की हेल्प लें, किसी लॉयर की या एक्सपर्ट की। अगर आप चाहें आपकी कोई लीगल नोटिस रिलेटेड समस्या हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका जो नेसेसरी डिटेल्स है उसके साथ आपका लीगल नोटिस बना सकते हैं, या इसके लिए आप हमारी प्रेजेंटेशन को भी देखिए। लीगल नोटिस के ऊपर हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन डाली है, उसको भी आप फॉलो करें। अगर बैंक ने आपको आपका चेक रिटर्न कर दिया है
जैसे मान लीजिए चेक आपका बाउंस हो गया है, तो आपको एक डिमांड नोटिस देना होता है विद इन 30 days ऑफ सच बाउंसिंग। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस डेट के, जिस डेट को आपको बैंक से पता चला कि आपका चेक बाउंस हो गया है, एक नोटिस देना होता है टू द पार्टी जिसने आपको वो चेक दिया था, थ्रेटनिंग, उसको ये धमकी देते हुए कि अगर आप उसका जो चेक अमाउंट है उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि 15 दिन जनरली होता है, उसमें पे नहीं करेंगे तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। ये करना ज़रूरी है। डिमांड नोटिस के बिना आप कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। डिमांड नोटिस सबसे पहला स्टेप है टू फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। हालांकि इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। नोटिस को बनाने का पर्पस क्या है कि आप पेमेंट को डिमांड कर रहे हैं और जो इशूअर है चेक का उसको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। तो जो ये चीज़ है, बतानी चीज़ आपको, इसको आप बड़ा हाईलाइट करके और बड़ा क्लियर शब्दों में बताएंगे कि आप उससे क्या मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप? कि अगर आप उसकी पेमेंट इतने दिनों के अंदर अंदर नहीं देंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने का आपका विचार बन गया है। जब आप वो डिमांड नोटिस भेजेंगे तो आपके पास उसका डिलीवरी का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी भेज सकते हैं। तो जब भी आप इसको पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजें, इसकी रजिस्टर्ड पोस्ट की रिसीट आप अपने पास संभाल के रखें। जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे वो रिसीट आपके उस वक्त काम आएगी। डिमांड लेटर आप खुद भी भेज सकते हैं, उसके लिए आपको किसी लॉयर को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपसे बोलूंगी कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट द ड्राफ्ट वेटेड बिफोर अ लॉयर who can send it to the person concerned, ताकि जो उसमें लीगल टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं आप उसकी वजह से आपका लीगल नोटिस जो है कोर्ट रद्द ना कर दे। जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि वी हैव अ टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड लॉयर्स, यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी कैन प्रिपेयर द नेसेसरी ड्राफ्ट फॉर यू। डिमांड नोटिस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले उसमें एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो चेक आपने प्रेजेंट किया था वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर किया था। वैलिडिटी पीरियड क्या है? जैसे चेक आपको इशू हुआ था 1 जनवरी 2016 को, तो उसका वैलिडिटी पीरियड 3 महीने है। 3 महीने इस 31 मार्च 2016। अगर आप उसको अप्रैल के महीने में बैंक को प्रेजेंट करेंगे तो वो डिसऑनर होगा, लेकिन उसमें चेक इशू करने वाले की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हमने उसको उसके वैलिडिटी पीरियड में लगाया नहीं था। तो आप लीगल नोटिस के फॉर्मेट में सबसे पहले ये मेंशन करेंगे कि चेक को आपने उसकी वैलिडिटी पीरियड में लगाया था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देंगे अबाउट अ डेट और अ लीगल एनफोर्सेबल लाइबिलिटी। आप ये बताएंगे कि ये जो पेमेंट आपको आनी थी चेक से, यू वर लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट पेमेंट। इट कांट बी लाइक दैट कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको एक चेक गिरा हुआ मिल जाता है, आप उसको अपने अकाउंट में लगा देते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है एंड यू डिमांड पेमेंट। दिस इज रॉन्ग। You cannot demand payment unless or until you have a legal enforceable claim against the person issuing the check in your favor. Next is information regarding dishonor of check as given by the bank. उसे भी आप अपने डिमांड नोटिस के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। It can be for any reason जो मैंने आपको बताया, for insufficient funds, account closed, any reason, but you have to state the reason that has given to you by the bank that why the check has been dishonored.
After that, a very important thing that you will specify in your demand notice is the time within which you want the other person to return your amount. Generally, the time is 15 days. So you will have to specify that the person to whom you are issuing the legal notice has to return back the amount within 15 days of receiving such notice. Otherwise, you will lodge a complaint against him in the court of magistrate concerned. Now step 2. We are over with the demand notice part. अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ कंप्लेंट. कैसे आपको लीगल नोटिस के बाद कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके फाइल करना है. आपने लीगल नोटिस भेज दिया है 15 दिन के टाइम के साथ. आफ्टर द लैप्स ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द डिमांड नोटिस, अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव नहीं होती है, there is a 30-day time period to file the complaint before a magistrate. मान लीजिए आपने 15 जनवरी को लीगल नोटिस दिया था 15 दिन का टाइम देकर. 30 जनवरी को आपका टाइम पूरा हो गया है. 30 जनवरी के बाद आपके पास पूरा फरवरी का महीना है. फरवरी में 28 डेज है, तो 2 दिन और आप मार्च के जोड़ लीजिए. आपको 30 दिन का टाइम मिलता है जिसके अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है. कंप्लेंट आप कहां पर फाइल करेंगे? बिफोर अ मैजिस्ट्रेट. कौन से मैजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, अब हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे. अ मैजिस्ट्रेट इन एनी ऑफ द प्लेसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइल अ कंप्लेंट. कहाँ पे? सबसे पहले जहां पे आपने चेक को ड्रॉ किया था, या जहां पे आपने चेक को प्रेजेंट किया था, या जहां पर चेक बैंक से रिटर्न किया गया है फॉर एनी ऑफ द रीजंस, या जहां से आपने डिमांड नोटिस सर्व किया था. नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स that are required to be filed for filing a suit in case of dishonor of check. सबसे पहले आपकी कंप्लेंट की कॉपी लगेगी. उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका एक एफिडेविट लगेगा जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो भी फैक्ट्स मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ है. उसके बाद उन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज लगेंगी, जैसे कि चेक की, मेमो की, नोटिस जो आपने भेजा था, और एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स की. इसीलिए इन सब की कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है. अब मैं आपको बताती हूँ, कंप्लेंट आप फाइल कर चुके हैं. व्हाट इज द कोर्ट प्रोसेस फॉर फाइलिंग अ केस. सबसे पहले आपको कोर्ट में किसी भी केस को फाइल करने के लिए एक कोर्ट फीस देनी होती है. हर जगह पर एक अलग कोर्ट फीस होती है जिसके लिए आप एक्ट को रेफर कर सकते हैं या आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद एक एडवोकेट का मीमो लगेगा जिसपे कंप्लेनेंट साइन करेगा और वो ये क्लैरिफाई करेगा कि इस एडवोकेट को मैं अपनी जगह पर और अपने बिहाफ पर पेश होने की अनुमति दे रहा हूँ. जब कंप्लेनेंट केस को कोर्ट में फाइल कर देगा तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रॉस चेक करता है. तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है. किन किन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होना आपके पास जरूरी है? ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल मीमो, कॉपी ऑफ नोटिस, रिसीट ऑफ पोस्ट ऑफिस, रिसीट ऑफ यूपीसी या एक्नॉलेजमेंट रिसीट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्रॉस चेकिंग बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इट इज ऑल्सो वेरीफाइड कि क्या आपकी कंप्लेंट लिमिटेशन पीरियड में फाइल भी की गई है या नहीं, और आप अपनी कंप्लेंट में ये लिखेंगे कि मैं जो अपनी ये कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं ये विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. ये सब होने के बाद जो कोर्ट है वो अक्यूज्ड को समन इशू करता है एंड डायरेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक डेट पे उसको पेश होना है. उस डेट पर अगर अक्यूज्ड पेश नहीं होता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर सकता है
but that is issued on the request of the complainant. अगर उसके बाद भी अक्यूज्ड अपीयर नहीं होता है कोर्ट के सामने, कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट भी उसके खिलाफ इशू कर सकता है। कोर्ट को बहुत पावर्स दी गई हैं इसमें। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शेयर करूंगी जो आपको एक चेक डिसऑनर के केस में या डिमांड नोटिस के टाइम पर ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड बताया गया था कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है आफ्टर द इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस। लेकिन अगर आपसे डिले हो जाए 1 दिन की, 2 दिन की या कितने भी दिनों की, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो आपकी डिले को कंडोन कर सकता है आफ्टर द लैप्स ऑफ 30 days, बट दैट इज डन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। यू हैव टू शो अ जेन्युइन कॉज, अ जेन्युइन ग्रीवियंस, जिसके कारण कि आप अपनी कंप्लेंट को टाइमली फाइल नहीं कर सके थे। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल करें। अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से आप अपनी कंप्लेंट को 30 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाए थे, आपको कोर्ट को बताना होगा कि वो क्या रीजन था। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आपके रीजन से, तो आप 30 दिन के बाद भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट कॉज आपका उसमें होना जरूरी है। अगर कोई डिसऑनर ऑफ चेक है ड्यू टू स्टॉप पेमेंट, जहां पे स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर कोई चेक एक गिफ्ट की तरह या डोनेशन की तरह या किसी और ऑब्लिगेशन की तरह से इशू किया गया है, then that check is not covered under the provisions of section 138 of the act, because for this section to be in application, the check has to carry a legal obligation. एक चेक 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, इसे हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। आप अपना डिमांड नोटिस हमसे भी ड्राफ्ट करा सकते हैं और आप इसको खुद भी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप इसमें सक्षम नहीं हैं या आपको डर है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ना रह जाए आपसे, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमसे करवाएं और हमारी इसमें हेल्प लें। हमारा नंबर और ईमेल आईडी नीचे प्रेजेंटेशन में दिया गया है। यू कैन कॉल अस और राइट टू अस एंड सीक द रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवियंस। हमने एक सीडी तैयार की है जिसमें डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डाली हैं। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी सीडी को ऑर्डर कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस और बाय राइटिंग टू अस। इस सीडी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डाली हैं जिसको पढ़कर आपको इस सब्जेक्ट की ज़्यादा जानकारी होगी। थैंक यू।